अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में तलब किए जाने का इंदिया दिया। तो फिर मुकदमे के साथ क्या हुआ, इसके ऊपर बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज एक दिलचस्प कॉलम लिखा है और उसमें जो इस वक्त मुल्क को दरपेश मुमकिन बहरान है उसका एक हल भी तजवीज किया है। इस हल को आपके सामने भी रखेंगे और उसके ऊपर कुछ डिस्कशन भी करेंगे कि ये कितना काबिल अमल है या नहीं। इसके साथ साथ कुछ अहम मुकदमात की समाअत है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हसन अय्यूब साहब उर्फ रावी ने आज बल्कि कल एक प्रोग्राम में अपने हवाले से खदशात का इजहार किया और कहा कि उनकी जान को खतरा है और इसका इल्जाम उन्होंने किस पर लगाया है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर ये भी बात करेंगे कि जो पीटीआई के मुख्तलिफ वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ जो अभी पिछले दिनों में सूरत हाल पेश आई है, जो एक्स के ऊपर मुख्तलिफ अकाउंट्स के साथ हो रहा है, उससे नतीजा क्या मिल रहा है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कुछ अदालती मामलात की। इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा है और ये आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था तो उन्हें ये मैसेज दिया गया था कि आप डी चौक नहीं आएंगे बल्कि पीछे कहीं अपना जलसा वगैरह करेंगे, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब आगे आए थे। बाद में उनके वकला की तरफ से ये बताया गया था अदालत को कि उन तक पैगाम नहीं पहुंच सका था क्योंकि जैमर्स थे, मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए वो आगे आ गए थे। बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर हुकूमत अभी तक भी इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए रजामंद नहीं है, तो उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है। तौहीन अदालत का ये मुकदमा आज के रोज के लिए फिक्स किया गया था, जहां पर आईनी बेंच, गैर आईनी बल्कि आईनी बेंच ने इसकी समाअत की। इस समाअत के दौरान बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई क्योंकि इस आईनी बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, उन्होंने आज ये सवाल किया हुकूमती नुमाइंदे से कि जनाब ये बताइए कि क्या आप ये मुकदमा चलाने में संजीदा हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम हर सूरत संजीदा हैं। तो उन्होंने कहा कि सोच लीजिए क्योंकि जब आप ये मुकदमा चलाएंगे तो जाहिर इसमें मुल्जिम इमरान खान साहब हैं, तो हमें उन्हें भी बुलाना होगा अदालत, उनकी भी बात सुननी होगी। तो इस सूरत में फिर क्या हुकूमत ये अफोर्ड कर पाएगी कि उन्हें यहाँ पर ला सके, उनको यहाँ लाने के इकदाम उठाने होंगे। तो इस सिलसिले में आप पहले जरा हुकूमत से वाज़ेह हिदायत ले लें। तो इस मौके के ऊपर जो हुकूमती नुमाइंदे थे वो जरा खामोश हो गए क्योंकि इस बात से उन्हें भी अंदाजा हो गया कि जाहिर है ये हुकूमत अफोर्ड नहीं करती कि इमरान खान साहब को अडयाला से बाहर निकाल के ले आए। तो इसके बाद फिलहाल उन्होंने वक्त तलब किया जो कि उन्हें दे दिया गया है, लेकिन बज़ाहिर इससे ऐसे ही लग रहा है कि अब जल्दी इस मुकदमे की तारीख नहीं लगने वाली, क्योंकि अगर ये मुकदमा ये चलाएंगे तो फिर खान साहब को पेश करना पड़ेगा और अगर ये मुकदमा नहीं चलाएंगे तो फिर बस ये खूह खाते में पड़ा रहेगा। वैसे आज सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब के वकील थे इस मुकदमे में और उन्होंने जो भी मैंने आपको वजह बताई इस समय दीगर दलाइल दिए और बताया कि इमरान खान साहब जो हैं इस मुकदमे में गुनहगार साबित नहीं होते। बहरहाल देखते हैं कि अब हुकूमती इसके ऊपर क्या राय सामने आती है। इमरान खान साहब को जाहिर पेश करने के हवाले से तो वो अग्री नहीं करेंगे, तो फिर फाइनली इस मुकदमे को अभी लगता है कि इल्तवा में ही डाल दिया जाएगा। इसके अलावा 2-3 अहम मुकदमात की समाअत है आज ही। एक्स और इंटरनेट जो स्लो करने का मामला है इसके ऊपर भी दरख्वास्तें जो हैं आज अदालतों में लगी हुई थी। एक्स के मामले पर तो फरवरी की दरख्वास्त है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कब से चल रही है। आखिरी जो इसकी समाअत हुई थी वो अप्रैल में हुई थी गालिबन, जिसके बाद अभी तक दोबारा इसको फिक्स नहीं किया गया था। 1-2 दफा फिक्स किया भी गया तो इसको कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया था। बड़े महीनों के बाद अब कहीं जाकर इस दरख्वास्त की बारी आई, तो आज भी इसके ऊपर कोई काबिले जिक्र समाअत नहीं हुई और अब अगले साल फरवरी तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया। इससे 2 बातें पता चलती हैं। एक तो ये बात पता चलती है कि इस हुकूमत के लिए जो अवामी मुश्किलात हैं उसका कितना अहम समझ लीजिए कि उसकी कितनी अहमियत है और अदालतों के लिए भी उसकी कितनी अहमियत है। यानी एक सोशल मीडिया ऐप है, वेबसाइट है जिसको बहुत से लोग, करोड़ों सार्फिन अदरवाइज यूज कर सकते हैं, जिन्हें बैन किया हुआ है और इस मुतालिक ये एक बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की इस हुकूमत के लिए खिदमात मुलाहिजा कीजिए कि वो इस सारे मामले को दाखिले दफ्तर करके बैठे हुए हैं और बिल्कुल इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और अब भी उन्होंने अगले साल फरवरी तक जो है इसको पोस्टपोन कर दिया है। इससे एक और जो बात पता चलती है वो ये कि इसका मतलब है कि अगले साल फरवरी तक भी हुकूमत का कोई मूड नहीं है कि एक्स को खोलना है और अगर ऐसा होता है तो ये गालिबन 1 साल पूरा हो जाएगा
कि एक्स की बंदिश रहेगी, क्योंकि फरवरी में ही आम इंतखाबात के बाद एक्स को बंद किया गया था और बैन किया गया था, जिसके बाद से अब तक सिर्फ वीपीएन के जरिए ही इस तक रसाई मुमकिन थी। और अब 1 साल होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक एक्स के ऊपर जो है ना सिर्फ ये कि बैन नहीं हटा, बल्कि किसी भी हाई कोर्ट ने, हालांकि इसके मुतालिक मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में पिटिशंस फाइल हुई थी, लेकिन किसी भी हाई कोर्ट ने इसके ऊपर ऐसा कोई सख्त फैसला या ऑर्डर नहीं दिया कि जिसकी वजह से जो एक बुनियादी इंसानी हुकूक के जुमरे में आता है कि इंफॉर्मेशन तक आपकी रसाई हो, वो आम आवाम को मिल सके। तो बहरहाल इसके पीछे वजह क्या है वो आप सबको पता है। इन्हें महसूस होता है कि सोशल मीडिया पर आकर लोग जिस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग होती है, तो पीटीआई जो है वो उसमें हमेशा ज्यादा उसका पलड़ा भारी रहता है। और खासतौर पर 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक्स के ऊपर जो धांधली से मुतालिक चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मवाद उसका आ रहा था। अब वो तो बात चलिए काफी पुरानी हो गई, लेकिन उसके बाद भी काफी कुछ कंटिन्यूसली चूंकि चलता रहा है, तो इस सिलसिले में अब इसको मुसलसल ही बंद रखा गया है। बहरहाल एक और जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है वो ये कि जो इंटरनेट की स्पीड है वो मुसलसल स्लो की हुई है हुकूमत ने। और इस मुतालिक 1-2 दिन पहले मैंने एक ये भी खबर देखी कि माशाल्लाह पाकिस्तान ने और कुछ अचीव किया हो ना किया हो, बहरहाल यहां पर पाकिस्तान एक अचीवर जरूर बना। और इंटरनेट स्पीड के हवाले से पाकिस्तान ने माशाल्लाह आखिर में सबसे पहला नंबर जो है वो हासिल कर लिया। तो 198 ममालिक जो कि इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनमें पाकिस्तान का नंबर 198वां है, जो कि इंटरनेट की स्पीड के हवाले से सबसे कम स्पीड, स्लो स्पीड में इस वक्त पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहां पर इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल इस स्पीड के साथ हो रहा है। तो यहां से हम माशाल्लाह आखिरी नंबर पर आए हैं, तो अंदाजा लगा लीजिए। बहरहाल इस मामले को भी आज अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उनके बारे में काफी ये फनी बात रहती है, अक्सर लोग इस बात पे काफी मजाक भी बनाते हैं कि वो हर मामले को जाके लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। पता नहीं उसका कभी मामला हल होता है या नहीं, रिजल्ट क्या आता है, लेकिन बहरहाल चैलेंज वो जरूर करते हैं। तो उन्होंने एक दफा फिर इस मामले को भी चैलेंज कर दिया है। लेकिन इन अदालतों से इंसाफ की तवक्को करना बेकार और बेसूद है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि ये अदालतें इस वक्त कितनी आजाद हैं और जो कुछ जजेस हैं जो अपनी यानी जमीर के मुताबिक, कानून और आइन के मुताबिक काम करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ फिर क्या होता है वो सब आपके सामने ही है। बहरहाल अब एक और जो अहम मामला है उसके ऊपर बात कर लेते हैं जी। आज एक और दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान साहब से मुतालिक दायर की गई थी कि उन्हें केपी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। ये एक आम शहरी की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन ये चीफ जस्टिस, इनको भी मैं चीफ जस्टिस ही कह लेती हूँ मेरा ख्याल है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के सरबराही में आईनी बेंच जो समाअत कर रहा था, उन्होंने बड़ा बुरा मनाया कि जी आपको क्या तकलीफ है, इमरान खान साहब किस जेल में हैं, अगर ये उनका कोई मसला होता तो वो खुद इसमें पिटिशनर बन जाते। तो उन्होंने इस बात के ऊपर 20,000 रुपए जुर्माने के साथ ये दरख्वास्त भी खारिज कर दी और ये जो शहरी हैं वो बेचारे अब जुर्माना भी भरेंगे। तो इस तरह ये दरख्वास्त भी फारिग हो चुकी है। अब आ जाते हैं जी कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। जो पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जैसे कि मैंने अभी सोशल मीडिया के हवाले से बात भी की कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर इस वक्त एक क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। तो पिछले दिनों इनके एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अलादीन, इनके वालिद को उठा लिया गया था गुजरात यूनिवर्सिटी से और इन्होंने ये दावा किया था कि जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं उनके लोगों ने उठाया है। बाद में 2-3 दिन इनका अकाउंट भी एक्टिव नहीं था, लेकिन अब ये दोबारा ट्विटर पर आ चुके हैं और फिर इन्होंने आते साथ यही बात की है कि मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं, उसी तरह उस पैगाम को आगे बढ़ाता रहूंगा। तो बज़ाहिर लग रहा है कि उनके मामलात कुछ शायद बेहतर हुए हों और कुछ उनके वालिद के हवाले से उन्हें अच्छी खबर आ गई हो। दूसरे इसी तरह से एक और इनके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं अहमद बोबक, उनके बारे में ये रिपोर्ट हुआ कि उनकी भी साथ कुछ फैमिली के साथ इश्यूज चल रहे हैं और वो भी एकदम से ट्विटर से 2-3 दिन से गायब थे। आज उनका एक ट्वीट जरूर आया और उन्होंने कहा बहुत शदीद मुश्किल में हूं तो दुआ करिए मेरे लिए। तो अब बज़ाहिर ये पैटर्न जो है बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि जो भी बाहर के लोग हैं उनकी यहाँ पे जो फैमिली हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनको हरासा किया जाए या उनके साथ कोई सख्ती की जाए जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर आए। लेकिन क्या इसका कोई असर हो रहा है? मुझे बज़ाहिर इसका कोई असर नजर नहीं आता, क्योंकि कुछ अरसे के बाद यही सोशल मीडिया एक्टिविस्ट दोबारा अपीयर होते हैं और फिर उसी जोरों शोर के साथ ये फिर बात कर रहे होते हैं। बल्कि अब तो उनके अंदर एक और गुस्सा भी भर चुका होता है कि यार देख लो ये हमारे साथ क्या करते हैं, हम एक बात कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं और ये
उसका जो नजला है वो हमारी फैमिलीज तक, जो बेगुनाह होती हैं, जिनका कोई कसूर ही नहीं होता, उनको बिला वजह इसमें गेम में सारा उलझा लेते हैं। तो ये उसमें एक और गम और गुस्सा भी उनका बल्कि शामिल हो जाता है। लेकिन उसका अगर आप ये कहें कि नैरेटिव बिल्डिंग पे कोई असर पड़ता है तो वो तो कोई हमें पड़ता नजर नहीं आता, क्योंकि जो लोग जहां खड़े थे वो तकरीबन वहीं पे खड़े अब हमें उसी तरह अपनी जो जद्दोजहद है उसको जारी रखते हुए नजर आ रहे होते हैं। पिछले दिनों में इन्होंने अकाउंट हैक करने का भी एक तरीका इजाद किया और ये अभी भी सिलसिला जारी है, जिसमें एक बड़े हमारे जबरदस्त सहाफी हैं रिजवान गिलज़ई साहब, उनका भी अकाउंट हैक कर लिया गया था। ये एक मैसेज है जो इस तरह से आपकी स्क्रीन पर शो होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जैसे ये एक्स की तरफ से कोई मैसेज आया हो और ये बताया जाता है कि जी आपके अकाउंट पे कोई हमें रिव्यू करना है और कॉपीराइट्स का कुछ इशू है, और एक ब्लू लिंक दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसको क्लिक करें और उसके बाद अपना फीडबैक जो है वो इसके साथ जो फॉर्म अटैच होगा उसके अंदर दर्ज कर दें, जिसके बाद हम इसको रिव्यू कर लेंगे। अब जाहिर है कोई आम सारिफ अगर उसको ना मालूम हो तो वो ये समझता है कि ये शायद उसकी बेहतरी के लिए कोई मैसेज आया और उसको क्लिक करके फटाफट फॉर्म भरने की कोशिश करता है। लेकिन हकीकत में बताया ये जा रहा है कि ये एक ट्रैप है और अगर आप उस लिंक को क्लिक करें तो आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है। बहरहाल हो सकता है इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हों जो आपको सिर्फ आपको ही मालूम हो अपने अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि मैंने तो क्लिक नहीं किया इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें एग्जैक्टली क्या आगे पूछा जाता है। लेकिन बहरहाल समहाउ और द अदर इस तरह से एक हैकिंग का जो सिलसिला है, ये मैसेजेस जो है वो मुख्तलिफ एक्स के यूजर्स को मिले। इसी दौरान ये जो रिजवान गिलज़ई साहब हैं इनका ये अकाउंट हैक होने की खबर भी आई और इनके जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने बताया कि उनका अकाउंट हैक हो गया है, जिसके बाद इनके उस अकाउंट से जो हैक हो चुका था उससे उनके जो दीगर कॉन्टैक्ट्स हैं उनको फिर वो मैसेज भेजा गया। अब जाहिर अगर किसी को ये बात नहीं मालूम कि इस तरीके से कोई हैकिंग हो रही है अकाउंट्स की, तो वो तो यही समझेगा कि रिजवान गिलज़ई ने अगर मुझे कोई मैसेज भेजा है तो शायद उसने कोई मेरी बेहतरी के लिए चीज भेजी है। अब उसको ये तो नहीं अगर आइडिया कि रिजवान गिलज़ई का जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है तो वो इस ट्रैप में फंस सकता है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से बाजार ऐसा लग रहा है कि जो सोशल मीडिया के डिफरेंट अकाउंट्स हैं, खासतौर पर एक्स के, वो काफी ज्यादा टारगेट पर है। बहुत से अकाउंट्स को लेबल लगवाया गया है, बहुत से अकाउंट को रिपोर्ट किया गया है, बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं उनको खामोश कराने के लिए दीगर हथकंडे आजमाए गए हैं। तो ये एक मुसलसल सिलसिला जो है वो हमें नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन का। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा नजर आता है, क्योंकि नैरेटिव जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। दुनिया को हक और सच पता है कि क्या है और कैसे है, क्यों है। तो इस बारे में अब अगर आप ये कहें कि इस तरह की चीजों से किसी की राय बदली जा सकती है, तो राय थोड़ी देर के लिए कोई खामोश जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी राय बदलती नहीं बल्कि वो और स्ट्रांग हो जाती है। आज फवाद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा है और वो कुछ दिनों से इस पे बात भी कर रहे हैं। उन्होंने एक हल तजवीज किया है कि जो मौजूदा बहरान है उससे निकलने का हल क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग उनका ये कॉलम है और उसमें कुछ बातें बड़ी उन्होंने दुरुस्त भी लिखी हैं। फवाद चौधरी साहब साबिक वफाकी वजीर हैं और काफी जिनको कहते हैं कि बड़े वाइज इमरान खान साहब के एडवाइजर समझे जाते हैं। तो फवाद चौधरी साहब लिखते हैं इस कॉलम में कि मौजूदा बहरान का वाहिद हल ये है कि एक कौमी हुकूमत तश्कील दे दी जाए। उसकी वजह यह कि इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो तरफैन में इतना ज्यादा है कि कोई एक दूसरे को ट्रस्ट करते हुए एक दूसरे को जरा भी मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं है। ना पीटीआई इस पूरे सेटअप में कोई ये समझती है कि उनके लिए बेहतरी होगी, और ना ये पूरा सेटअप ये समझता है कि इमरान खान को जरा सी भी रिलैक्सेशन देना उनके किसी तरह फायदे में हो सकता है। तो ये इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं कि यहां से अब निकलने में बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इसका जो एक काबिल अमल हल है वो पहली बात तो ये कि वो ये है कि एक साफ शफाफ पुरअमन इंतखाबात करवाए जाएं और फिर जिसकी जो हुकूमत बने उसको दी जाए। लेकिन जाहिर है अब इंतखाबात कराने तक भी बहुत सारी चीजें हैं जो होनी है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए वो एक आर्जी तौर पर बंदोबस्ती सेटअप की बात कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि एक कौमी हुकूमत बनाई जाए और इसके लिए उन्होंने तजवीज ये किया है कि मौजूदा पार्लियामान से 1 साल के लिए एक अबूरी हुकूमत की मैंडेट जो है वो ले लिया जाए, यानी उसमें कोई तरमीम इस तरह से कर ली जाए कि 1 साल की हुकूमत बनाने की इजाजत मिल जाए आईनी तौर पर। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो बड़ी पार्टीज हैं उनके सरबराहान अपनी अपनी तरफ से कुछ नाम तजवीज कर सकते हैं किसी एक अबूरी वजीर आजम के लिए, और कोई ऐसी शख्सियत जिसके ऊपर सबका एक इत्तेफाक राय हो जाए उसको वजीर आजम अबूरी वजीर आजम बनाया जा सकता है 1 साल के लिए। इसके लिए वो ये कहते हैं कि अगर किसी नाम पे इत्तेफाक ना हो तो फिर
सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो बैठकर भी एक ऐसे नाम को बिल्कुल फाइनलाइज कर सकता है जो कि इस तरह का नाम हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो। दूसरा, फवाद चौधरी साहब ये इसमें तजवीज कर रहे हैं कि जो आपकी सूबाई हुकूमतें हैं वो उसी तरह काम करती रहे, उनको डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तमाम बड़ी पार्टीज जो हैं वो अपनी अपने सूबों में हुकूमतें तो कर रही हैं, तो अच्छा एक मुसाबकती जो फिजा है वो भी कायम रहे, एक कंपटीशन रहे, हर कोई एक साल में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करे ताकि जो आम इंतखाबात एक साल बाद होने हों उनके हवाले से उनको ये पता हो कि वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन इंतखाबात में जाएंगे। तो उनका ये मानना है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो उसी तरह काम करती रहें। तीसरा, वो ये कहते हैं कि जो 9 महीने तक मामलात को अंडरस्टैंडिंग से चलाया जाए और इसमें जो सबसे पहले काम बुनियादी किए जाएं वो ये है कि एक तो इमरान खान समेत तमाम जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, जितनी भी ये इंतकामी कार्रवाइयां, हरासगी और ये जो आम लोगों को भी तंग करना, परेशान करना, ये सब चीजें, इन सब का खात्मा हो, यानी फस्तायत का खात्मा किया जाए। ये तमाम जो फजूल केसेस मुख्तलिफ लीडर्स के खिलाफ बने हुए हैं इनको भी खत्म किया जाए। इसके साथ फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि एक जो इलेक्शन कमीशन है गैर जानिबदार किस्म का वो तश्कील दिया जाए और वो भी ज़ाहिर कंसेंसस के साथ तश्कील दिया जाए। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि एक तमाम इस सारे पीरियड के दरमियान एक जो है सियासी इस्तेहकाम आ सके, सबको पता हो कि किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, सब पार्टीज जो है वो स्टेक होल्डर्स भी हैं और वो फिर अपने जो इंतखाबात हैं आगे आने वाले उनके लिए तैयारी करे और फिर 9 महीने के बाद इंतखाबात का शेड्यूल दिया जाए, जिसके बाद ठीक 1 साल के बाद इंतखाबात मुकर्ररा तारीख को करवा दिए जाएं और फिर उसके नतीजे में जो भी हुकूमत बने उसको इंतकाल इक़्तिदार कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो फवाद चौधरी साहब जो हैं सजेस्ट कर रहे हैं। इसमें एक चीज ये कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील के साथ वो कहते हैं कि अदलिया भी आजाद हो और अदलिया की आजादी के लिए भी मिल बैठकर सारे जो जमातें हैं उनकी इत्तेफाक राय के साथ जो अदालती इन्होंने अभी सारी तरमीमें करके बुरा हाल किया उसको भी ठीक किया जाए। तो ये सारा कुछ जो है फवाद चौधरी साहब सजेस्ट कर रहे हैं। ये बातें तो बहुत जबरदस्त हैं क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि मुल्क में एक जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला है वो बंद हो और जो मुंतखब हुकूमत है जिसके पास जेन्युइन मैंडेट हो वही रूल करे। और ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सबको मालूम है कि इस वक्त अदलिया की क्या हैसियत है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बहुत जायज मुतालबे भी हैं और तजावीज भी हैं, लेकिन अब यहाँ पर 2-3 सवाल हैं इम्पोर्टेंट। पहली चीज तो ये है कि ये तो तब हो सकेगा अगर दूसरी तरफ से कोई ये माने कि भाई बहरान है। अब पीटीआई तो ये कह रही है कि बहरान है, मुल्क में एक अदम इस्तेहकाम है, सियासी भी माशी भी, लेकिन दूसरी साइड तो ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा है और वो ये समझते हैं कि कोई बहरान है ही नहीं और वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो माशी तरक्की है वो तो बड़ी जबरदस्त जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो इसलिए उनको तो लगता ही नहीं है कि कोई जरूरत भी है किसी किस्म की मफाहमत की। या तो ये हो ना कि वो प्रॉब्लम एक महसूस कर रहे हों, प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, तो वो जब ये एडमिट ही नहीं करने के लिए तैयार तो फिर वो उसके किसी भी खात्मे या बहरान के हल के लिए क्या किरदार अदा करेंगे जब वो मान ही नहीं रहे कि कोई किसी किस्म का कोई बहरानी कैफियत भी है। पहली चीज तो इसमें ये आ जाती है। दूसरी चीज ये कि अगर हम ये मान भी लें कि कहीं दूसरी तरफ ये आ भी जाए रियलाइजेशन कि जी बिल्कुल कुछ होना चाहिए, तो अगेन वही बात है कि जो इस सारी सूरत हाल में अगर अबूरी हुकूमत बने, ट्रस्ट डेफिसिट कैसे कम होगा, किस तरीके से जो सारी चीजें हैं उनको जो पीछे खराब हुए हैं मामलात उनके बारे में क्या तय पाएगा। क्योंकि इस वक्त तो ये भी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई जाहिर है ये उसके ऊपर दबाव भी है और उसको करना भी चाहिए कि जो भी 26 नवंबर का मामला है, 9 मई के मामलात हैं, दीगर जो पूरे उनके एक विक्टिमाइजेशन हुई है उनके ऊपर भी इस चीज का प्रेशर है कि उसके लिए कोई इंक्वायरी हो, कोई उसके लिए बाकायदा एहतसाब हो। लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है जिसमें सब मिलकर कुछ चल रहे हो तो फिर तो इस सूरत में जाहिर है अगला बंदा तो कभी भी इस बात के लिए अग्री नहीं करेगा कि उसको कोई एहतसाब के कटहरे में लाए। तो इसका मतलब तो ये होगा कि पीटीआई को कोई ऐसी गारंटी देनी पड़ेगी जिसके नतीजे में उनको ये तमाम चीजें बिल्कुल अंडर द कारपेट करनी पड़ेंगी। तो क्या ये पीटीआई के लिए काबिल कबूल होगा? ये भी एक अपनी जगह बहुत अहम सवाल है। और तीसरी बात, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज है वो ये सोचने वाली भी है कि फिर अगर इस तरह आपने नहीं करना तो फिर आपने करना किस तरह है। क्योंकि आप एक तब्दीली लाने के लिए कुछ कोशिश कर सकते थे अदलिया के थ्रू, वो आपने देख लिया कि जज साहिबान पहले तो
कम हिम्मत थे और मैं तो बुज़दिल का ही लफ्ज यूज कर लूंगी, तो वो भी थे और इस वजह से उन्होंने जो उस वक्त स्टेप्स लिए जा सकते थे वो नहीं लिए, जिसके नतीजे में अब ना सिर्फ ये कि वो कम हिम्मत रह गए बल्कि अब वो बेबस और बेख्तियार भी रह गए। वो चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते। तो अदलिया के थ्रू तो कोई तब्दीली आने नहीं लगी, अदलिया तो टोटली उन्होंने आपको काबू करके दिखा दी। दूसरा एक जो ऑप्शन हो सकता था वो ये कि कोई अवामी रैला निकले और वो उसको समझें कि जी कोई अपनी अवामी ताकत से आप बात मनवाने की पोजीशन में आ गए। तो वो हमने देखा कि अगर हुआ भी तो उसको किस तरीके से एक मैक्सिमम लेवल पर जाकर यूज ऑफ फोर्स करके उसको खत्म किया गया। और जाहिर है अगर ये एक दफा सिलसिला खुल गया है, वो कहते हैं ना झिझक खत्म हो गई, जो एक आपके दिमाग में एक सेट रूल था कि ऐसा कभी नहीं होगा, तो अगर वो भी हो गया है तो उसके बाद फिर बाकी क्या रह जाता है। इसका मतलब आप नेक्स्ट टाइम भी कभी जाएंगे तो वो नेक्स्ट टाइम भी करवा लेंगे, पहले जब कर लिया तो दूसरी दफा उन्हें करने में क्या मुश्किल है। तो ये क्या अवामी ताकत से आप कुछ कर सकेंगे, वो भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है। तो फिर क्या आप बातचीत से कर सकते हैं, तो बातचीत का तो दोनों तरफ कोई हमें इम्कान नजर नहीं आता। और उस बातचीत को ही आगे बढ़ाने के लिए ये फवाद चौधरी साहब पूरा एक पैकेज जो है उसको बना के लेके आए हैं तजवीज का। लेकिन इसमें दोनों तरफ इतने इश्यूज हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब भी बहुत सारी बातों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और उनका एक मौक़िफ़ होगा कि गैर यानी कोई चीज की, यानी मैं फिर भी समझती हूँ कि इमरान खान साहब तो फिर भी इस पे बात भी कर रहे हैं कि आगे इलेक्शन हो, वो इस पे भी बात कर रहे हैं कि जी आपको इंक्वायरी कमीशंस बना दें और जिसका फिर जो गुनाह निकले उसको उतनी सजा भी दे दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ से कोई लचक का मुजाहरा ही नहीं है, कोई किसी किस्म की बार्गेनिंग की कोशिश ही नहीं है। और अगर 2-3 दफा कोई कोशिश की भी गई है तो वो सिर्फ इस वजह से की गई है कि आप यहां कह लें कि जैसे लगता था कि वो ट्रैप करने के लिए की गई है, उसमें कोई उनकी तरफ से सिंसेरिटी नजर नहीं आती थी। और फिर कौमी हुकूमत की जो हम बात कर रहे हैं तो फिर तो ये वही बात हो गई जो इमरान खान साहब को पहले भी की गई कि आप 6 महीने 1 साल 2 साल खामोश हो जाएं, हम आपको रिलीज कर देते हैं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि बेसिकली फवाद चौधरी साहब यही समझ रहे हैं कि जो वो ऑप्शन थी वो ही अडॉप्ट कर ली जाए और आके इमरान खान साहब 1 साल के लिए कोई उस तरह की मूवमेंट ना चलाएं और साथ में जो बातचीत है पार्लियामान के जरिए जो है मामलात को आगे लेके जाया जाए। अगर उसमें इमरान खान साहब की रिलीज का मामला हो जाता है, सियासी कैदी निकल आते हैं, अदलिया की आजादी हो जाती है, तो फिर इमरान खान को कोई मूवमेंट चलाने की जरूरत भी क्यों रहेगी? सोचने की बात है ना, फिर तो वो क्यों चलाएंगे? यही तो उनके बुनियादी मुतालबात हैं जिनके लिए वो मूवमेंट चलाते हैं, जिसके लिए वो एहतजाज करवाते हैं। तो अगर यही चीजें पूरी हो जाएं, सियासी कैदी रिहा हो जाएं, अदलिया आजाद हो जाए, अगले इंतखाबात के लिए एक पैटर्न बन जाए, तो वो सारी चीजें हो तो इमरान खान को वैसे भी मूवमेंट चलाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो हुकूमत का ये वाला इशू तो फिर वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा अगर कोई इमरान खान को आइंदा किसी भी सेटअप में कबूल करने के लिए तैयार हो। असल इशू ये है कि दूसरी तरफ इमरान खान को कोई किसी सेटअप में भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तजावीज जितनी भी अच्छी हो, ये तजावीज शायद उनके लिए काबिल कबूल नहीं होंगी। बहरहाल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।